गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? खुश स्वस्थ हैं और बहुत ही बिंदास होकर अपना प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना। तो आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट कॉम्पिटिशन्स प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपडेटेड क्वेश्चंस को भी लाया जा रहा है। पर डे यही आपका दिया जा रहा है ना इंट्रो, जो कि आप लोग, मुझे एहसास है कि अच्छे से इस बात को समझेंगे और इस चैनल को अच्छे से फॉलो करेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नॉर्सेट के साथ साथ केजीएमओ, एसजीपीजीआई है ना, और काफी लगे हुए एग्जाम का भी अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पर हो रहा है। जाहिर सी बात है, नॉर्सेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सारा एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे नर्सिंग जगत में नॉर्सेट इज द टफेस्ट एग्जाम है ना। वरना जो नॉर्सेट है वो क्या है, सबसे टफ एग्जाम है। तो इस बात को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो जैसे कि हमारा ये क्या सेकंड सेट चल रहा है, नेटवर्क इशू वजह से क्या हुआ है कि लाइव रिकॉर्ड नहीं चल पा रहा है। ये क्या है, रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, लाइव नहीं हो पा रहा है यूट्यूब पे। ठीक, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है, हमारा हमने 135 तक क्वेश्चंस पूरी तरह से अटेंड कर लिया। ये हमारा क्या है, 136 क्वेश्चन है। तो इसको पढ़िए, समझिएगा और अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बाद में इसका देते चले जाइएगा, ताकि मैं कभी भी अगर इस वीडियो को देखूं तो मुझे भी एहसास लगे, हाँ स्टूडेंट भी कंटिन्यू होके यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, है ना। तो देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करिएगा, आप लोग अपना अपना आंसर पुट अप करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, ए नर्स इज गोइंग टू द ड्रॉइंग कैपिलरीज ब्लड, है ना, टू हील prick in a newborn for blood glucose stimulation। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक नर्स है जो कि पीडिया वार्ड में जा रही है, एनआईसीयू में जा रही है, कुछ भी समझ लीजिए, छोटे बच्चे के पास जा रही है, न्यूबॉर्न जो कि हाल ही में पैदा हुआ। वहां पर उसका क्या किया जा रहा है, पिंच किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि उसका क्या है, ब्लड ग्लूकोज को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द नर्स इज क्लीन द साइड विद अल्कोहल। उसके बाद जब वो ब्लड का सैंपल ले ली, तो जो नर्स है वो किससे अपने साफ कर रही है, जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल से क्या कर रही है, स्पिरिट्स लगा के उसको क्या कर रही है, साफ कर रही है। ठीक, फिर आगे क्या लिखा है, एंड प्रिक द नीडल, और उसके बाद नीडल को भी क्या करती है, प्रिक करती है, यानी कि दबाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। अब बताइए इनमें से अपना स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा होगा। पहला क्या कह रहा है, यहाँ पर अपने 4 ऑप्शंस दिए गए ना, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शंस अलग अलग है, और चारों ऑप्शंस में यहाँ पर आपको एक्यूरेट ऑप्शंस निकाल के देना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा थिंकिंग बेस है, बट इसका आंसर आप लोग करेक्ट दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, क्लीनिंग विद द अल्कोहल इज नॉट नेसेसरी, मतलब अल्कोहल से साफ करना जरूरी नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है, वी ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप बिकॉज अल्कोहल कैन गिव फॉल्स इलिवेट रेटिंग, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रिंग को अच्छे से आप ऑफ कर लीजिए, लेकिन अल्कोहल क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, गलत इवेल्युएट रेटिंग बता रहा है। क्या ये हमारा ऑप्शन सही है? फिर क्या कह रहा है, चेक ब्लड ग्लूकोज 2 टाइम। यहाँ पर जो आपका ग्लूकोज का लेवल है उसको आपको कितनी बार टच करना है, पूरी तरह से 2 बार चेक करना है। ठीक है, लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, द ड्राई ऑफ द क्लीनेंस एरिया विथ ए वेब कॉटन स्वेब, यानी कि वहां जहां पर लगा उसको क्या करिए, पूरी तरह से ड्राई करिए, गीले कॉटन से वहां पर पूरी तरह से ड्राई करिए। या तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, ए बी सी या फिर डी। तो सबको पता है, तो कभी भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अल्कोहल की बात हो रही है, तो अल्कोहल का मतलब ही क्या होता है, हमारा क्या जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर जाएगा। क्योंकि ये कहते हैं वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप, पहले क्या करते हैं, जो ड्रॉप है उसको आप लोग बंद करेंगे, क्योंकि जो अल्कोहल कैन फॉल्स इवेल्युएटेड रेटिंग, क्योंकि अल्कोहल लगने की वजह से के जो रेटिंग आती है वो क्या आती है, जो ग्लूकोज लेवल जो करने जा रहे हैं उसकी रेटिंग क्या आएगी, फॉल्स आएगी, यानी कि गलत रेटिंग आएगी, ढंग का उसका स्टेटमेंट रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर है। बाकी सी डी और ए क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं है। ठीक, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, a nurse is ascending to a female patient। देखिए द नर्स इज असेसिंग ए फीमेल पेशेंट, नर्स किसको असेस कर रही है, फीमेल पेशेंट को असेस कर रही है ना।
तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, इस पोस्टपार्टम पीरियड यानी कि जो उसका कैसे चल रहा है, पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है विथ हर यूट्रस इज सॉफ्ट, जिसके वजह से उसका यूट्रस क्या हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, स्लिप्ड हो चुका है टूवर्ड राइट साइड, ठीक है। फंडस ट्रू फिंगर अमो अम्बलाइकल, ये क्या है, इस टाइप का क्या है, इस टाइप की यूट्रस आप लोग क्या इंडिकेट करेंगे, नॉर्मल कहेंगे या फिर इवोल्यूशंस कहेंगे, ब्लडर डिस्टेंसेस कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे आप लोग, इन्फेक्शंस कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप लोग, क्या होगा, देखिए नॉर्मल तो होगा नहीं, ठीक है, और ना ही क्या है इन्वॉल्यूशंस होगा, ठीक, और ना ही क्या है इन्फेक्शन, ये एक टाइप का क्या है, ब्लडर डिस्टेंशन से, क्या है अपना ब्लडर डिस्टेंशन से, इस टाइप का प्रॉब्लम हमेशा कॉज करता है ब्लडर डिस्टेंशन को। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, बाकी ए बी डी यहाँ पर अपने करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रूरल पॉपुलेशन इज 3000, है ना, रूरल पॉपुलेशन अपना कितना है, 3000 पॉपुलेशन से 500 हैविंग फीवर एंड सिम्टम, जिसमें से 500 क्या है फीवर हुआ है, फीवर के सिम्टम आ रहे हैं लाइक मलेरिया का, और विच इज ओनली 30 केस ऑफ पॉजिटिव, जिनमें से देखिए पांच टोटल 3000 लोग है, 3000 लोग में 5000 को फीवर हुआ है, जो सबको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मलेरिया हुआ, लेकिन चेक कराने के बाद पता चल रहा है सिर्फ 30 लोगों को मलेरिया हुआ, कितने लोगों को, 30 लोगों को मलेरिया हुआ है। व्हाट इज द एपीआई ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, अब बताइए इनका एपीआई क्या होगा, रूरल हेल्थ का एपीआई क्या होगा, आप लोग निकाल सकते हैं, एपीआई कैसे निकालेंगे, क्या आप लोगों को अंदाजा है एपीआई कैसे निकालेंगे आप लोग, क्या आप लोग बता सकते हैं कि एपीआई आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, निकालने का भी ट्रिक होता है ना, क्या होता है अपना निकालने का भी एक ट्रिक होता है, देखिए कैसे आप लोग एपीआई निकालते हैं, एपीआई के पहले आप लोग ये जानिए कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एनुअल पार्साइड इंडेक्स होता है, क्या होता है, एनुअल, ठीक है, क्या होगा अपना एनुअल, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, ठीक है, क्या होता है हमारा इंडेक्स, ये क्या है हमारा एपीआई का, पहली बात तो फुल फॉर्म है, एनुअल पार्शियल इंडेक्स क्या है इसका फुल फॉर्म है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, क्या बता दूं, अगर हमारे एपीआई हम लोगों को निकालना होगा तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा एपीआई कितना है, ठीक, एपीआई एपीआई इज इक्वल टू कर दीजिए 30 लोग बीमार है ना, 30 लोग पॉजिटिव, किसमें में से टोटल 3000 में से, ठीक, यहाँ पर इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर होने के बाद आप लोग क्या कर दीजिए 1000 से क्या कर दीजिए इंटू कर दीजिए, इंटू करने के बाद आप लोग देखेंगे कि हमारा एपीआई कितना आ रहा है, एपीआई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटू करने के बाद आपका आएगा 0.01, ठीक, 0.01 से लेके 1000, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, और उसके बाद फिर एपीआई आप लोग करिएगा, एपीआई करने के बाद इज इक्वल टू करिए, उसके बाद हमारा करेक्ट एक्विवेलेंसी एपीआई होगा 10, कितना आएगा 10 आएगा, ठीक, ये है हमारा करेक्ट एपीआई इंडेक्स, ही हमारा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमारा 0.05 करेक्ट आंसर नहीं है, 0.1 भी करेक्ट आंसर नहीं, 6 करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या चला जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, इतना क्लियर हुआ, इतना किसी का कोई डाउट नहीं होगा ना, हमेशा याद रहेगा ना, अब कभी भी एपीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में तो आप लोग कभी भी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a child is having difficulty in social interactions, मतलब एंड कम्युनिकेशंस, मतलब यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा है वो सोसाइटी में अच्छे से इंटरेक्शंस अपने नहीं कर पा रहा है, ना ही क्या कर रहा है अच्छे से कम्युनिकेशंस वो बना पा रहा है ना, द स्ट्रेटजी बिहेवियर
उसका स्ट्रेटेजी, उसका बिहेवियर ही, या फिर सेल्फ इंजुरी, ठीक है, या फिर बिहेवियर विद डिले स्पीच द प्रॉब्लम और डायग्नोसिस इज। बताइए ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या डायग्नोसिस करेंगे। मतलब वो सोशल में अच्छे से, जो बच्चा है सोशल में अच्छे से क्या है, अच्छे से अपना इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है लोगों से, ना ही अच्छे से वो अपना कम्युनिकेशंस बना पा रहा है, ना ही वो अपने से पूरा अपना बिहेवियर वहां पर अच्छे से प्रेजेंटेशंस कर पा रहा है, उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही है सोशल्स में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई टीआईसी डिसऑर्डर कहेंगे, या फिर एडीएचडी कहेंगे, या फिर ऑटिज्म कहेंगे, या फिर डिस्लेक्सिया कहेंगे। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर कौन सा अपना जाएगा, देखिए ना तो इसको हम लोग टीआईसी डिसऑर्डर कहेंगे, ना ही एडीएचडी आंसर कहेंगे, ना ही क्या कहेंगे, डिस्लेक्सिया कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर अपना क्या जाएगा, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर बी जाएगा, ठीक है। इस टाइप को भी डिसीज को हमारा हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, ऑटिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटिज्म, ठीक। इसको यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, एग्जामिनर के इस टाइप का फेवरेट क्वेश्चन है, तो कभी भी फ्यूचर में आप लोग इसको गलत ना करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए पेशेंट विद चेस्ट पेन, ठीक है, जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, विच इज द सजेस्टेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ पर आप लोग कैसे सजेस्ट करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शंस को, बता सकते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन है ना, इसमें भी दिया है, देखिए सेवरल पेन उसको होगा, या फिर वॉमिटिंग या स्वेटिंग होगा, पेन सेपरेट फॉर एक वीक, या फिर उसको पेन कब से हो रहा है, एक हफ्ते से पेन हो रहा है। फिर क्या कर रहा है, शार्प पेन लाइक, है ना, बहुत ही शार्प पेन हो रहा है, लाइक कैसे, कैन नॉट रेटिंग द जॉ एंड शोल्डर, मतलब कि जॉ और साथ में शोल्डर भी यहाँ पर पूरी तरह से दर्द कर रहा है, मतलब उसका जॉ भी दर्द कर रहा है, शोल्डर भी कर रहा है, और बहुत ही शार्प टाइप पेन हो रहा है। तो सबको पता है इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एमआई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा डी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। यही आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं एमआई के साइन एंड सिम्टम, ठीक। एमआई का साइन सिम्टम आप लोग ऐसे से डिनोट कर सकते हैं। सीवियर पेन तो कई रीजन से हो सकता है, वॉमिटिंग स्वेटिंग भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, कोई एग्जैक्ट एक बीमारी को आप लोग कोज नहीं कर सकते, ना ही क्या कहेंगे पेन, पेन कहेंगे, ठीक है, एक हफ्ते से दर्द कहेगा। तो जब भी अगर आपको एमआई की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आपका एक साइड बहुत ही सार कर दर्द करेगा, बहुत ज्यादा दर्द करेगा चेस्ट में, और प्लस शोल्डर भी दर्द करेगा, ठीक है। शोल्डर ऐसे से आप लोग घुमाएंगे तब जाकर कहीं आपको रिलीफ होगा, शोल्डर के साथ साथ आपका जो जॉ है वो भी पूरी तरह से पेन करता है। तो ये समझ लीजिए किसका इंडिकेट करता है, ये एक तरह का एमआई इंडिकेट करता है, ठीक है, हार्ट अटैक का इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अंडर 5 क्लिनिकल प्रोग्रेस मॉनिटर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ बिलो द 5 ईयर, पर यहाँ पर 5 ईयर का प्रोग्राम लाया करा, तो किसको यहाँ पर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखो आंसर पुट अप करो तो इसमें कुछ ताका झाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ताका झाकी अपने को नहीं लग रहा है, यहाँ पर अपना बी सही जाएगा, ए क्या है गलत जाएगा। क्वेश्चन का आंसर साफ साफ दिख रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन करने की अपने को यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और पढ़िए और उसका आंसर आप लोग प्रॉपर्ली पुट अप करिए। देखिए क्या कह रहा है, ए 43 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, यहाँ पर 43 ओल्ड पेशेंट है, मेल पेशेंट है, जो क्या कह रहा है, हु हैव सीवियर डिस्पोनिया, यानी कि ये 43 साल का आदमी है, जो कि उसको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, यानी कि सीवियर, माइल्ड मॉडरेट नहीं है, सीवियर है, ठीक है, सीवियर डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रहा है, ठीक है। फिर वो कहाँ पर आता है, कम इनटू द ओपीडी, ओपीडी में आता है वो आदमी, और उसके बाद स्टार्टिंग आई स्टॉप फॉर ब्रीथिंग आफ्टर वॉकिंग अबाउट 100 मीटर, यानी कि वो क्या कह रहा है, 43 साल का आदमी, उसको बहुत ज्यादा सीवियर ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा ब्रीथिंग, सीवियर ब्रीथिंग है। उसके बाद वो ओपीडी में आता है, ओपीडी आने के बाद कहता है कि मैं 100 मीटर चलता हूँ तो मैं सांस ले ही नहीं पाता, मेरी सांसें क्या हो जाती है, रुक जाती हैं, ठीक है। फिर आफ्टर ए फ्यू मिनट ऑन लीव ग्राउंड, उसके बाद क्या कहता है, कुछ ही समय बाद उसको मन करता है मैं जमीन जैसे छोड़ दूंगा। फिर इसका मतलब the best of patient information identify the grade of the dyspnea of the MRIC scale, MRIC स्केल करने के बाद उसको MR सॉरी हाँ
MMRC जो स्केल होता है उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उसका आप लोग बताइए वो कौन सा ग्रेड है। यहाँ पर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4, 4 ग्रेड रखा हुआ है ना। चारों ग्रेड का यहाँ पर अपना करेक्ट स्टेटमेंट किया जाएगा। जाहिर से क्या है MMRC स्केल किया जा रहा है और पेशेंट का सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और वो 100 मीटर भी ढंग का नहीं चल पा रहा है, तो वो हमारा कौन सा ग्रेड चला जाएगा, थर्ड ग्रेड में चला जाएगा। कौन सा ग्रेड में जाएगा, फर्स्ट से, तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, सेकंड भी नहीं है, ना ही फिफ्थ बहुत, ना ही डी भी है, ठीक है। ये ग्रेड अपना थर्ड में जाता है इस टाइप का डिसीज। यहाँ पे अपना सी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। बाकी डी, बी और ए क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर अपना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई डाउट? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है, क्या कैसा, कुछ कुछ भी? सबको यहाँ पर प्रॉपरली आ रहा है ना? सबको प्रॉपर सब समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी सेशन है ना, इजी सेशन है ही ये, बस समझिए और इसका आंसर पुट अप करिए। क्यों? क्योंकि आज क्या है, हमारा लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है, बहुत नेटवर्क इशू, इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड बैच रखा गया, रिकॉर्ड करके इसको आप लोग के सामने ला रहे हैं। लेकिन आप लोग पढ़िएगा, छोड़िएगा मत इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बीपी शंट फेलियर इन एन इन्फेंट। ये क्या होता है, पुअर फीडिंग होगा, हेडेक होगा, या फिर क्या है एटलेशन इस LOC होगा, है ना, या फिर क्या है लैक ऑफ हेपेटाइटिस यानी कि भूख ना लगना। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर अपना करेक्ट चला जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर अपना करेक्ट जाएगा? यहाँ पर यहाँ पर क्या कर रहा है, मोस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बीपी शंट है ना, फेलियर, बीपी शंट फेलियर हमेशा कहाँ इंडिकेट करता है, पुअर फीडिंग में करता है, ठीक है। कहाँ करेगा आपको, पुअर फीडिंग में। यहाँ पर अपना ए क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। बी, सी और डी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट अपना नहीं है। क्या है, बी, सी, डी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर अपना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसका क्या करिए आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए, है ना। आंसर देंगे ना आप लोग इसका अच्छे से? देखिए क्या कह रहा है अपना आंसर, ये देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूड मटेरियल्स ऑफ हाई क्वालिटी CPR। इनमें से जो स्टेटमेंट है इसमें से ऐसा कौन सा सही है जो कि हाई सीवियर CPR में देते हैं ना। CPR थोड़ी CPR से क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस दे दूं, क्या दे दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखिए CPR क्या होता है, एक तरह का थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको क्या करती हूँ थोड़ा सा बताती हूँ आपको CPR का मतलब क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर CPR पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा CPR को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। CPR हो गया यहाँ पर। और CPR के देखिए टोटल पहले 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्क्रीनिंग सेफ्टी, पेशेंट को क्या करेंगे, सेफ्टी देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सेफ्टी देते हैं पेशेंट को, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है और पांचवा क्या है, थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ऑफकोर्स यार पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करें, उसकी पेशेंट का चेक रिस्पॉन्स, क्या करेंगे, चेक रिस्पॉन्स, ठीक है। पेशेंट के क्या करेंगे, चेक रिस्पॉन्स। तीसरा क्या होगा हमारा, उसके बाद कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प के बाद हम लोग देंगे स्टार्ट उसका कंप्रेशंस करेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट कंप्रेशंस, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या जाएगा, चेक पल्स, या फिर एक काम कर दीजिए चेक पल्स करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, चेक पल्स कर दीजिए। चेक पल्स के बाद हम लोग लास्ट में करेंगे स्टार्ट कंप्रेशन, स्टार्ट कंप्रेशंस। ये क्या होगा, हमारे फिफ्थ स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है हमारे ये फिफ्थ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आप कभी भी लाइफ में भूलिएगा मत। देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले
पहले अगर हम लोग रोड पे रहते हैं, उस रोड पे रहते हैं, इन केस कभी हम लोग कहीं जा रहे हैं और देख रहे हैं पेशेंट का अचानक से उसको क्या आ गया, उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, उसकी ब्रीथिंग लेने में उसको प्रॉब्लम आ गई, वो अचानक से गिर गया, वो पेशेंट गिर गया था। हैज़ आप नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे, ठीक है, या फिर नर्सिंग ऑफिसर ना भी रहेंगे, कोई अदर भी रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, तो आप लोगों का काम है, ठीक, आप लोगों का काम है, क्या करेंगे, आप तुरंत जाएँगे पेशेंट को उठाएँगे, पेशेंट को उठाने के बाद आप लोग कहाँ ले जाएँगे, उसको सेफ्टी प्लेस में ले जाएँगे, ठीक है? कहाँ ले जाएँगे आप पेशेंट को? उठा के उसको सेफ्टी प्लेस में ले जाएँगे, लेकिन साफ-सुथरा है जहाँ पे पेशेंट सेफ फील करे वहाँ पे ले जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि कोई एक्सीडेंटल केस ना हो, ठीक है? कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके, इसलिए हम लोग क्या करें, पहले पेशेंट को सेफ जगह ले जाएँगे। कोई किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो, वाटर अगल-बगल पानी की प्रॉब्लम ना हो, मतलब ये सब देखते हुए उसको सही जगह पर ले जाएँगे और उसके बाद क्या करेंगे, चेक रिस्पॉन्स, उस पेशेंट का हम लोग रिस्पॉन्स चेक करेंगे। कैसे करेंगे? उसके हाथ लीजिए और उसके शोल्डर पर टैप करिए, कहेंगे टैप करके आप बोलेंगे आर यू ओके? आर यू ओके? आर यू ओके? कम से कम 3 बार आप लोग टैप करेंगे। कितनी बार कहेंगे? 3 बार टैप करेंगे। अगर पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया कि हाँ, वो ठीक है, तब तो चलो ठीक है, पेशेंट नॉर्मल है, उठ के वो कुछ टाइम बाद चला जाएगा। अच्छा, हो गया होगा, किसी रीज़न से बेहोश हो गया। अगर पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आपका मतलब कि तुरंत इमीडिएट है कि आप उसको सीपीआर देने की प्लानिंग करें। तुरंत इमीडिएट, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, पेशेंट की यहाँ पर डेथ हो सकती है। फिर थर्ड क्या है, कॉल फॉर हेल्प। क्या करना है आपको यहाँ पर? कॉल फॉर हेल्प, ठीक है? पेशेंट कॉल फॉर हेल्प। ठीक है? यहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। यहाँ पर एक से तो होगा नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, आप अकेले उस पेशेंट को तो ठीक कर नहीं पाएँगे, क्योंकि सीपीआर जब देना होता है ना, सीपीआर एक इंसान से दे ही नहीं पाता, वहाँ पर अदर लोगों का भी नीड होता है, जो कि माउथ टू माउथ फटाफट उसको क्या करे, सीपीआर दे सके या फिर चेस्ट कंप्रेशंस कर सके, क्योंकि एक इंसान थक जाएगा। उसके बाद उसका क्या करना है, पल्स चेक करना है। क्या करना है? पल्स चेक करना है, ठीक है? यहाँ पर पल्स चेक करेंगे। यहाँ पर एडल्ट लिख दीजिए, यहाँ पर चाइल्ड लिख दीजिए, है ना? और यहाँ पर क्या कर दीजिए, इन्फेंट लिख दीजिए। इन्फेंट लिखे, थोड़ा-सा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग टेबल बना लिए, इस टेबल के अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर पेशेंट को हम लोग पहले उसका यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ये पढ़ लेंगे, उसके बाद कंप्रेशन, स्टार्ट कंप्रेशन, उसके बाद उसका पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करने के बाद उसका कंप्रेशन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ेंगे? अगर पहले बात हम लोग पल्स कहाँ-कहाँ चेक करेंगे, ठीक? कहाँ करेंगे? पल्स। पल्स कैसा चेक करेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा, क्या आप लोग याद करके रखेंगे अपने माइंड में कि अगर हम लोग जो पल्स लेते हैं, जो पल्स चेक करते हैं, ठीक है? वो हम लोग कहाँ पर कैसे चेक करेंगे पहले? जो बड़ों में कहाँ करेंगे? कैरोटिड में करेंगे, बच्चों उसके बाद चाइल्ड में कहाँ करेंगे, फीमोरल में करेंगे, प्लस कैरोटिड में करेंगे और जो हमारे इन्फेंट होते हैं उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर करते हैं, ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। क्यों ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं? क्योंकि उनकी जो गर्दन है ना मोटी रहती है, इतनी थिक रहती है कि हम लोग अच्छे से पल्स को चेक नहीं कर पाते, ठीक है? इसलिए हम लोग हमेशा उनका कहाँ चेक करेंगे, ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं, ठीक? इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। पल्स कहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक करें, कैरोटिड, कैरोटिड है ना, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे बड़ों में, कहाँ चेक करें, बड़ों में चेक करेंगे। यही पर अगर चाइल्ड की बात करें तो कहाँ पर, फीमोरल, फीमोरल, फीमोरल प्लस कहाँ करेंगे, कैरोटिड में करेंगे, है ना, कैरोटिड पल्स। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इन्फेंट में कहाँ करेंगे, ब्रेकियल में करेंगे, कहाँ पर, ब्रेकियल, ब्रेकियल पल्स करेंगे, ठीक है? इस बात को थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका जो नेक है वो थोड़ा-सा थिक है। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, है ना? क्या हुआ? एक पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? उसका डेप्थ चेक करेंगे। क्या करेंगे? डेप्थ चेक करेंगे, कितना हम लोग नहीं, पहले रेशियो करेंगे। रेशियो थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं ना? रेशियो पढ़ेंगे अब यहाँ पर। क्या पढ़ेंगे? रेशियो।
रेशियो कितना देते हैं। देखिए कभी भी हम लोग अगर बड़ों में देते हैं तो बड़ों का जो रेशियो होता है क्या होता है, जो बड़ों का रेशियो होता है वो हमेशा 30 पॉइंट कितना रहेगा हमारा, बता सकते हैं आप लोग 30 पॉइंट कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक, ये क्या हमारा 13 रेशियो रहेगा, मतलब 30 रेशियो अपन 2 क्या रहेगा, ये बड़ों में रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। यही पर अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो 30 रेशियो बाई 15 रहेगा, कितना रहेगा। और यहीं पर अगर हम लोग इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट का हमारा रहेगा 30 रेशियो अपन 1 रहेगा, ये रहेगा। ठीक, या तो यहाँ पर आप लोग कॉमा करके न्यू बॉर्न भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, कॉमा करके थोड़ा सा न्यू बॉर्न भी कर लीजिए। ये बहुत थोड़ा जानकारी का पर्पस है तो इसको थोड़ा सा इस वीडियो को मिस ना करिएगा, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। ठीक, एक ही वीडियो में आपको पूरा सीपीआर यहाँ पर आपका क्लियर हो जा रहा है। ये क्लियर हुआ। और यहाँ के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को क्या देंगे, उसका डेप्थ देंगे, कितनी गहराई पे उसको देंगे। ठीक है, कितना गहराई पे हम लोग पेशेंट को यहाँ पर देते हैं, तो उस गहराई को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होगा हमारा, गहराई हो गया। ठीक है, इस गहराई को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा डेप्थ देने का तरीका है, कितना देंगे, जो बड़ों में देंगे हम हमेशा 2 से लेके 2.5, ठीक है, 2 से लेके 2.5 देंगे। कितना देंगे, 2 से 2.5 इंच देंगे, 2 से 2.5 इंच, है ना। और यही पर हम लोग चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो कितना देंगे, 1.5 से 2 इंच देंगे, है ना। और यही पर अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो कितना देंगे, 1 से 1.5 इंच देते हैं। कितना देते हैं, 1 से 1.5 इंच देंगे। अगर न्यू बोर्न की बात करें तो 0.25 से लेके 0.75 इंच तक हम किसको देते हैं, न्यू बोर्न को देंगे। किसको देंगे, न्यू बोर्न को देंगे। ठीक, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक हमारा ये भी क्लियर हो चुका, ये भी क्लियर हो गया, ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, छोटी छोटी बातें हम लोग हमेशा याद करके रखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग देंगे साइड। कौन सा साइड होता है चेस्ट पेन देने का, साइड क्या रहेगा इसका, साइड भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, साइड, साइड ऑफ कंप्रेशन, है ना, साइड ऑफ कंप्रेशन, है ना। कैसे साइड, पहले क्या करेंगे, 2 पाम यूज करेंगे। क्या करेंगे, 2 पाम को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए 2 पाम यूज, 2 पाम्स यूज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 पाम्स यूज करेंगे। बच्चों में कैसे यूज करेंगे, 1 पाम। क्या करेंगे, 1 पाम, है ना, पाम यूज करेंगे। या फिर जरूरत पड़ने पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पाम यूज करेंगे, इन केस अगर जरूरत पड़ा तो। बच्चों में हम लोग हमेशा, इन्फेंट में कैसे यूज करते हैं, इन्फेंट में हम लोग हमेशा टू थंब, इन न्यू बॉर्न के 2 थंब यूज करेंगे। क्या करेंगे, 2 थंब यूज करेंगे, या फिर 2 फिंगर यूज करेंगे। क्या करेंगे, 2 फिंगर यूज करेंगे। ये क्या है हमारा मोटा मोटा सीपीआर पूरी तरह से हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगर आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, मैं साइड हो गई, आप लोग अच्छे से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। कभी भी लाइफ में गलत मत करिएगा। अगर आप लोगों ने इतना याद कर लिया ना तो आपका जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, इतना याद कर लिए ना, अब कभी भी आपका सीपीआर से रिलेटेड कभी भी कुछ भी गलत आपका नहीं होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और अपने क्वेश्चन के आगे वो मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही सीपीआर के बारे में पढ़ लिया। सीपीआर का पूरी तरह से क्या किया, यहाँ पर हमने पोस्टमार्टम करके रख दिया है ना। चलिए तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग अब बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। पूरा सीपीआर पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ भी गलत होगा। ठीक है,
हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी जाएगा, बाकी बी सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द यूरिन सैंपल कलेक्टेड इन ए पेशेंट हु इज द हैविंग इन्वॉल्विंग अ यूरिन कैथेटर। मतलब जनरली तो आपको सबको पता है कि यहाँ पर बेस्ट मेथड क्या होता है यूरिन कलेक्ट करना का। अगर हमारा कैथेटर ना निकला रहे, अगर हमारा कैथेटर ना निकल रहे, तो मॉर्निंग का जो पहला यूरिन होता है ना, जब फर्स्ट टाइम यूरिन पास करते हैं वही यूरिन कलेक्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी यूरिन कैसे स्टार्टिंग का नहीं कलेक्ट करते, ना ही एंड का कलेक्ट करते हैं, हमेशा हम लोग मिड में से ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुका है, यूरिन कहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो हमेशा मिड ऑफ द यूरिन करते हैं। ठीक, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्शंस का अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन अगर कैथेटर लगा है, तो कैथेटर का जो बैग होता है, कभी भी हम लोग बैग से, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी कैथेटर लगेगा, अब उसका यूरिन सैंपल लेना, तो कैथेटर तो पूरा निकालेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए ना ही जो उनका पाउच में जो बैग होता है, कैथेटर लगने का जो बैग होता है, उस बैग में अगर यूरिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, उस यूरिन के बैग से कैथेटर जो होता है, जो बैग होता है, उस वहां से कभी भी यूरिन हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक, इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग जब यूरिन बैग से नहीं निकालेंगे, तो कहाँ से निकालेंगे, जो ट्यूब लगा रहता है, पेशेंट का जो ट्यूब लगा रहता है, उस ट्यूब से क्या करेंगे, उस ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब से क्या करेंगे, यूरिन का जो यूरिन निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ से प्लग होता है ना, कैथेटर आप लोग देखे होंगे, कैथेटर बैग, तो वहाँ पे छोटा सा प्लग होता है, उसी प्लग से क्या करते हैं हम लोग, सिरिंज से क्या करते हैं, पूरी तरह स्प्रेड कर लेते हैं। जब हम लोग सिरिंज से स्प्रेड कर लेंगे, तभी क्या होगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट वही होता है, वही बेस्ट टेक्निक होता है पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करने का। मॉर्निंग टाइम सेपरेशन ये भी क्या गलत है, ठीक, क्योंकि पेशेंट को क्या लगा है, कैथेटर लगा है। रिमूव द कैथेटर देन कलेक्ट द यूरिन एंड रिकनेक्टेड द कैथेटर। यहाँ पर क्या कह रहा है, कैथेटर को निकालो, यूरिन सैंपल लो, उसके बाद कैथेटर लगा दो। ये भी हमारा पूरी तरह से क्या होगा, गलत आंसर होगा। फिर क्या करें, स्प्रेड द यूरिन फ्रॉम द कैथेटर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमको कहाँ पर कैथेटर से यूरिन को क्या करना है, पूरी तरह से स्प्रेड करना है, ना ही क्या है, लास्ट वन भी हमारा क्या करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक, यहाँ भी इसका, इस क्वेश्चन का भी अच्छे से आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पर भी अच्छे से समझ में आ गया ना, यहाँ पर हमारा से क्या चला जाएगा, करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो याद रहेगा ना आपको, कभी भी आप लोग भूलेंगे नहीं ना। अगर नॉर्मली यूरिन निकालना होता है, जब कैथेटर नहीं लगा होता है, तो यूरिन का जो मॉर्निंग टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम का भी जो मिड यूरिन होता है, वही यूज हुआ जाता है। यहाँ पर अगर पेशेंट को कैथेटर लगा होता है, कैथेटर का जो ट्यूब होता है, वहां से हम लोग सिरिंज लगाकर और यूरिन को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होता है, ना कि यूरिन बैग से कभी भी यूरिन निकालेंगे। ठीक, इस छोटे-छोटे बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी क्या है, अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैच करना है। इस सेशन में आपको मैच करना, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग, क्या मैचिंग है ना, एनएस टाइप ऑफ स्टडी कोड डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस में दिया गया स्टडी कोड के बारे में बताना है। स्टडी कोड के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर देखना है। देखिए क्या कर रहा है, क्रॉस है ना, सेक्शनल स्टडी है ना, फिर क्या यहाँ पर लिखा है, सेकंड के एनालिटिक है, थर्ड क्या है अपना लॉन्गिट्यूडनल है ना। चारों अपना अलग अलग स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट अपना अलग अलग। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, ठीक है, बताइए इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा अपना, कैसे आप लोग मैच करेंगे, कैसे मैच करेंगे, ए बी सी एफ ई टी, कौन सा यहाँ पे अपना करेक्ट स्टेटमेंट होगा। देखिए क्या, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस कहाँ पर करेंगे, ए टाइपिकल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शनल स्टडी द इन्वॉल्व कलेक्शन डाटा फ्रॉम द मेनी डिफरेंशिएट ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू द पॉइंट। यहाँ पर इसका क्या जा रहा है, इससे मैच होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एनालिटिक का क्या होगा, एन ऑब्जर्वेशन द स्टडी डेट एंड एम्स एट ऑब्जेक्ट एग्जामिनेशंस एंड असेसमेंट एनालिटिक ऑफ द कॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोज ऑफ द पोटेंशियल डिसीज डिटर्मिनेशंस एंड द स्क्वाइमस डिसीज। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, अपना बी किया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जब कुछ नहीं बचा तो इसका आपस में ऐसा मैच हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट इन्वॉल्व repeatedly examining the same subject to detect change that may occur over a period time। ठीक,
ये भी सारे स्टेटमेंट क्या है, तो इसलिए अपना क्या जाएगा AIC, तो गलत बात है, फिर इसका 1/3 सेकंड है ना, ये वो इसका तो मिल रहा है, फिर इसका नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अपना करेक्ट स्टेटमेंट क्या चला जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा जाएगा अपना, बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए पेशेंट है ना, क्या कह रहा है, ए पेशेंट कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ट्रॉमा ऑफ चेस्ट एंड रिब्स फ्रैक्चर अपर द फ्रैक्चर। देखिए यहाँ पर पेशेंट है, वो कहाँ आ रहा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहा है। उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है कि उसको ट्रॉमा हो चुका है चेस्ट में, ठीक है, चेस्ट में उसको ट्रॉमा हो चुका है, और उसका जो रिब्स है वो अपर साइड क्या हो चुका है, पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है। ठीक, फ्रैक्चर हो चुका है। देयर इज द एक्टिविटी एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम द ट्रॉमा साइड। जहां पर उसको चोट लगी है चेस्ट में, वहां पर देखने को मिल रहा है उसको एक्सेसिव लेवल का ब्लीडिंग हो रहा है। किस लेवल का ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेसिव लेवल का ब्लीडिंग हो रहा है। व्हाट विल बी द प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन। ऐसे में आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या प्रायोरिटी बनता है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर ऐसे केस में आपका क्या प्रायोरिटी बनता है, ए बी सी या फिर डी होगा। कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट अपना चला जाएगा, कंट्रोल द ब्लीडिंग होगा या फिर ट्रीट द रिप्स होगा। ट्रीट द रिप्स कैसे आंसर होगा, फिर प्लेस द एम तो प्रॉपर पोजीशन हो गया, फिर रियलाइज द फ्रैक्चर होगा। देखिए रियलाइज द फ्रैक्चर तो आप लोग करेंगे नहीं, ठीक है, और ना ही उसको क्या प्रॉपर प्लेसमेंट या फिर प्रॉपर पोजीशन देने के बाद क्या उसका ट्रॉमा रुक जाएगा, जो ट्रॉमा से जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगा, या फिर क्या उसका रिप जो फ्रैक्चर वो सही हो जाएगा। गलत है यार, यहाँ पर अपना सी क्या है, गलत है। ठीक है, ट्रीट रिप्स फ्रैक्चर, रिप्स कब फ्रैक्चर करेंगे कि पहले ब्लीडिंग की कंट्रोल करेंगे। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या 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 काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसका ब्लीडिंग की आप कंट्रोल करो, कंट्रोल द ब्लीडिंग, ताकि उसका जब ब्लीडिंग कंट्रोल होगा उसके बाद बाकी सब बाद में देखा जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका सब कुछ ठीक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये भी स्टेटमेंट अपना क्या है, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए क्या कह रहा है, आज का सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशंस हाई फ्लो है ना, ऑक्सीजन कैन नॉट बी गिवन। इनमें से ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पर हम लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं देते हैं, बताइए कौन सा। निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, टीओएफ हो गया, या फिर ARDS होगा। कौन सा अपना करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होगा, ए बी सी या फिर डी। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैम TOF का क्या फुल फॉर्म होता है, मतलब टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट, मतलब टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट ये हार्ट का डिसीज है। किसका डिसीज है, हार्ट का डिसीज है। ठीक है, यहाँ पे जो चैम्बर होते हैं उस वहां पर क्या होता है, टेट्रालॉजी ऑफ द फ्लैट क्या इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग निमोनिया वाले पेशेंट को भी ऑक्सीजन देते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट को भी हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, ARDS का भी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं। लेकिन कभी टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट में हम लोग ऑक्सीजन देंगे नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि सबको पता है ये हार्ट की डिसीज है, यहाँ पर बिना सर्जरी का कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्या है, बिना सर्जरी का कोई ऑप्शन अदर नहीं है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट स्टेटमेंट क्या चला जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई किसी का अभी तक कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 149 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए समझिए देन इसका आंसर दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, कंसाइडर द फॉलोइंग फर्टिलाइज रिलेटेड स्टेटमेंट्स है ना, द मोर्टालिटी रेट ऑफ वुमन इज रिप्रोडक्टिव एज इज नॉट टेक इनटू कंसाइडर व्हाइल कैलकुलेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। अब बताइए यहाँ पर सारा का सारा क्या है, आपको फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव एज है उसका अच्छे से कैलकुलेट करके करेक्ट ऑप्शन देना है ना। यहाँ पर पूरी तरह से आपको कैलकुलेट करिए और इसका करेक्ट आंसर दीजिए, मतलब कि आपको पूरा रिप्रोडक्शन का आपका जो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है उस कैटेगरी को आपको क्या करना है, पूरी तरह से पढ़ना है, समझना है, और लास्ट में क्या करना है, इसका आंसर आप सभी को देना है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, टोटल फर्टिलाइजेशन रेट होगा या फिर क्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट होगा, नेट रिप्रोडक्टिव रेट होगा या फिर जनरल फर्टिलाइजेशन रेट होगा। यहाँ पे अपना करंट स्टेटमेंट क्या चला जाएगा, क्वेश्चन दीजिए, थोड़ा सा घुमा रहा है, बस घुमा रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है,
घुमा रहा है और यहाँ पर अदर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पता है आपका कि यहाँ पर अपना स्टेटमेंट क्या चला जाएगा। देखिए टोटल फर्टिलाइजेशन रेट भी क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट भी सही स्टेटमेंट, जनरल फर्टिलाइजेशन रेट भी सही, लेकिन नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है भाई? नेट रिप्रोडक्शन रेट कुछ भी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर ऑप्शन क्या है अपना, ए बी और डी, ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, ए सॉरी यहाँ पर इसमें ए है ही नहीं, इसलिए ऑटोमेटिक ये गलत हो गया है ना। ये भी क्या है? सी नहीं, इसलिए गलत होगा। अपना करेक्ट स्टेटमेंट क्या चला जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ए बी और डी क्या है? सारे अच्छे, इसके मोबिलिटी रेट के अच्छे स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर डी अपना करेक्ट आंसर है, बाकी बाकी स्टेटमेंट अपने करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है ना, ये भी सेशन बहुत इजी था। ये ना कहने का मतलब ये भी अपना क्वेश्चन क्या था? बहुत ही इजी था, पूरी तरह से क्या था? इजी था, है ना। किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 150 क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, इसको पढ़िए थोड़ा सा और लास्ट में इसका क्या मतलब समझ के इसका क्या करिए आप लोग, आंसर पुट अप करिए। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिलो डेवलपमेंट टैक्स, है ना, इन ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। इनमें से यहाँ पर आप लोग बिलो डेवलपमेंट टैक्स टैक्स बात कर रहे हैं ना, वो भी 3 साल के बच्चे को क्या होगा? नॉट यूज प्रॉपर स्पून, वो क्या करा? इस 3 साल का बच्चा का मतलब करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देना। क्या 3 साल का बच्चा नॉट यूज प्रॉपर स्पून, क्या 3 साल का बच्चा प्रॉपर स्पून यूज नहीं कर पा रहा है? ये करेक्ट आंसर हो गया। या फिर मेक स्क्वायर ऑफ कॉपी एंड मेक स्क्वायर और कॉपी और स्क्वायर, मतलब यहाँ पर स्क्वायर का कॉपी करके यहाँ पर अच्छे से वो लिख ले रहा है, ये हो गया। या फिर स्टैंडिंग को ऑन 1 फुट, एक पैर पे क्या वो खड़ा हो रहा है, या फिर क्या कह रहा है? स्टेट अप एंड डाउन होगा ना, या फिर वो अपने से अप डाउन कर रहा है, मतलब चढ़ उतर रहा है, क्या होगा? यहाँ पर अपना करेक्ट स्टेटमेंट क्या चला जाएगा? आप लोग बता सकते हैं? देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कभी भी वो क्या कर नॉट यूज प्रॉपर स्पून। 3 साल का बच्चा है यार, वो प्रॉपरली अपना स्पून को यूज करेगा। उसको पता है मुझे खाना है, खाने वाला चीज तो बच्चे को सबसे पहले पता होना चाहिए, मतलब पता रहता है, कुछ पता हो या ना हो, लेकिन खाना कैसे खाना है, क्या खाना है, उनको सब कुछ पता होता है। ठीक है, इतने मैच्योर होते हैं। वो भी आज का क्या एआई का जमाना चल रहा है, एआई के जमाने के साथ साथ बच्चे भी एआई के होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना ए क्या आ जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा। बाकी ये बी सी डी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट अपने नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईक्यू लेवल 110 अप्रोक्सीमेटली 95% डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होगा यहाँ पर? 30 मतलब 80 से लेकर 130 होगा, 100 से 120 होगा, 100 से 220 होगा, या फिर 9 से लेकर 90 से 110 होगा। कौन सा यहाँ पर आईक्यू लेवल जो 110 है उसका अप्रोप्रिएट 95% डिस्ट्रीब्यूशन से, तो कौन सा अपना स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा? यहाँ पर अपना स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा जाएगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? देखिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर अपना करेक्ट होगा, है ना, पढ़िए और इसका आंसर आप लोग दीजिए। ए बी सी या फिर डी होगा, कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर अपना जाएगा? देखिए ना तो 90 110 होगा, ना ही 100 220 होगा, ना ही क्या है 80 130 होगा। यहाँ पर अपना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 100 से लेके 120 होगा, क्या इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम द पैरानॉइड, जो क्लाइंट है वो कैसे सफर कर रहा है? पैरानॉइड से क्या कर रहा है? सफरिंग कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? एन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ठीक है, उसके बाद क्या है वो और क्या किससे सफर कर रहा है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन से सफर कर रहा है ना। द नर्स चेक द लास्ट 14 डेज हिस्ट्री, जो नर्स है वो 14 दिन पीछे के 14 दिन के हिस्ट्री को क्या कर रही है? वो चेक कर रही है। एंड फाउंड दैट पेशेंट नॉट वेयर क्लॉथ, और उसके बाद उसको पता चल रहा है कि पेशेंट जो है कपड़ा पहनता ही नहीं, ठीक। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है? एंड नॉट हैव सफिशिएंट फूड, और वो प्रॉपर ना कपड़ा पहन रहा है ना खाना खा रहा है। द वुड डायग्नोज एज, अब बताइए आप उसका डायग्नोज क्या करेंगे? फिर से मैं क्वेश्चंस रिपीट कर रही हूँ। पेशेंट जो है वो काफी लंबे समय से सफर कर रहा है किसका? पैरानॉइड
पैरानॉइड और प्लस ऑडिटोरियम हेलुसिनेशन एक डिसऑर्डर होता है मेंटल का, उससे सफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नर्स जो है उसका हिस्ट्री लेती है, पिछले 14 दिन का हिस्ट्री देखती है, उसको ये पता चलता है कि पेशेंट जो है कपड़ा नहीं पहन रहा है, द पेशेंट इज नॉट वेयर द क्लोथ, कपड़ा वो नहीं पहन रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, वो ढंग से खाना भी नहीं खा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में वो कौन सा डायग्नोसिस करेगी, कौन सा करेगी, वो देखिए सिजोफ्रेनिया रहेगा उसका, या फिर सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा, या फिर सीजोपैथ डिसऑर्डर होगा, या फिर साइको अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा। इस टाइप के डिसीज को आप लोग क्या कहेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, इसका करेक्ट स्टेटमेंट यही होगा। सबको पता है हेलुसिनेशन किसका डिसीज है, हेलुसिनेशन क्या है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों का दोनों क्या है, एक तरह का सीजो इल्यूजन का डिसीज है ना, सॉरी हेलुसिनेशन और जो इल्यूजन है, ये दोनों को दोनों किसके डिसीज है, ये दोनों जीरो सिजोफ्रेनिया के डिसीज है, ठीक है। तो इसको डिसीज कौन सा हुआ, यहाँ पर डिसीज आपको आइडेंटिफाई करना है ना, यहाँ पर सिजोफ्रेनिया क्या है अपने करेक्ट स्टेटमेंट होगा, बाकी क्या है बी सी डी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस देखने में ही बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा था, है ना, बहुत बड़ा बस दिख रहा था, आंसर कुछ भी नहीं था, ऐसे तो होता है, यही तो प्रॉफिट होता है नोट सेट का। लोग नोट सेट से एग्जाम से घबराते हैं, लेकिन जब नोट सेट का एग्जाम सॉल्व करते हैं ऐसा फील होता है कि नोट सेट जितना कुछ इजी है ही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है नोट सेट, बस आपको थ्योरी घुमाता है, आप थ्योरी घुमाने का पैटर्न को समझिए, आंसर ऑटोमेटिक आपका निकल आता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है अपना नोट सेट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जनरल नॉलेज आ गया है ना, इस क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा क्या आ गया, जनरल नॉलेज आ गया, तो इस जनरल नॉलेज को आप थोड़ा सा पढ़िए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट हैज ब्लू प्लैनेट, बताइए, नॉन हैज मतलब कि जानना, क्या ब्लू प्लैनेट किसके कौन सा होता है, जो नीला प्लैनेट होता है ना, जो ब्लू प्लैनेट है वो किसको इंडिकेट करता है, सैचुर को करता है, अर्थ को करता है, मार्स को करता है, या फिर जुपिटर को करता है, कौन से करता है, सबको पता है क्या करता है, सबको पता है कि हमारा अर्थ ही क्या है, नीला हरा है, ठीक है, नीला है, जो नीला कलर का हमारा अर्थ है ना, हमारा पृथ्वी कैसा है, ब्लू कलर का है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पर, बी चला जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस समझो और उसको तुरंत आंसर दे दो, और ये तो हम लोग खैर बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, कब से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, बचपन से ही इसको हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो गलत तो खैर किसी का होना ये नहीं चाहिए ना, मार्स, जुपिटर और सैचर क्या है अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर विद द रिलेटेड प्रीपोजिशंस, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, वो भी कौन सा ग्रामर का है, प्रीपोजिशंस है ना, जो प्रीपोजिशंस होता है ना ग्रामर में लिया जा रहा है यहाँ पर, तो कह रहा है द केक वाज कट डैश ए नाइफ, मतलब यहाँ पर केक काटा जा रहा है, किसके साथ, नाइफ के साथ काटा जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, बाई अपॉन विथ या एट, या फिर पढ़िए सेंटेंस आप लोग बनाइए, द केक हैज सॉरी द केक वाज कट बाई ए नाइफ, क्या ये स्टेटमेंट होगा, नहीं होगा, द केक ये नहीं होगा, ठीक है, द केक वाज कट अपॉन ए नाइफ, ये क्या आपको लग रहा है, बिल्कुल भी गलत नहीं, द केक वाज कट विथ ए नाइफ, बिल्कुल सही बात है, यहाँ का क्या आएगा अपना विथ आएगा, ठीक है, अब सही स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, एट भी नहीं लगेगा, ठीक, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, थोड़ा सा ग्रामर आ गया था ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा अपना मजे वाला का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंड्यूस इन G20, इस अपना ऐसा मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर G20 नहीं है, G20 कौन सा, ब्राजील है, या फिर कनाडा है, पाकिस्तान है, या फिर चीन है, बताइए कहाँ पर G20 नहीं हुआ है, बताइए, ब्राजील हो गया है ना, या फिर कनाडा हो गया, कनाडा के बाद क्या हो गया अपना पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद क्या हो गया अपना चीन हो गया, कौन सा यहाँ पर अपना करेक्ट स्टेटमेंट है, ए बी सी या फिर डी। देखिए ब्राजील में भी क्या है, ब्राजील में भी G20 हुआ है, ठीक है, कनाडा में भी क्या हुआ है G20 हुआ, और चीन में भी क्या हुआ है G20 हुआ है, लेकिन अभी पाकिस्तान में नहीं हुआ है, ठीक, पाकिस्तान में अभी G20 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर अपना सी क्या है करेक्ट आंसर चला जाएगा, ए बी सी, ए बी और डी क्या है करेक्ट आंसर अपना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेट होस्टेड सो फेस्टिवल विंटर
21 इन 2023। बताइए सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पर रहता है, मतलब कि आपको होस्ट किया गया रहा है क्या, होस्ट शो फेस्टिवल है ना, होस्ट शो फेस्टिवल अनाउंस किया गया था 2023 में किया गया था, कैसा विंटर कार्निवल का, क्या कहाँ पर था वो, जम्मू कश्मीर में था या फिर लद्दाख में था, है ना, या फिर हिमाचल प्रदेश में था, या फिर सिक्किम में था, कहाँ पर था, सिक्किम में था, हिमाचल प्रदेश में था, लद्दाख में था, या फिर जम्मू कश्मीर में था। तो सबको पता है कि जम्मू कश्मीर क्या है, अपना करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख में भी ठंडी पड़ती है बट वो इतना वहां पर उसका वो नहीं रखा गया, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का यहाँ पर कोई मतलब का नहीं है, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इसेंशियल, बताइए इसेंशियल का सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है ना, बताइए इसेंशियल का सिनोनिम्स क्या होता है, इंडिस्पेंसेबल होगा, नेसेसरी होगा, नीडल होगा, या फिर इम्पेरेटिव होगा, कौन सा स्टेटमेंट जाएगा, आप लोगों को आइडिया है कुछ, इसका स्टेटमेंट करेक्ट क्या जाएगा, मतलब कि सिनोनिम्स क्या रहेगा इसका, ए बी सी या फिर डी, कौन सा अपना करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए इसका नेसेसरी रहेगा, इसेंशियल का क्या होगा अपना नेसेसरी, चाहे इसेंशियल बोले चाहे नेसेसरी, यानी दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से वही है ना, पर्यायवाची यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर अपना बी क्या जाएगा करेक्ट आंसर जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या कह रहा है सॉरी, देखिए क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना एंथोनिम्स ऑफ गिवन ऑफ वर्ड प्रिसाइड, प्रिसाइड का क्या होगा, एंथोनी वर्ड क्या होगा इसका, प्रिसाइड का एक्चुअल होगा, करेक्ट होगा, डेफिनेट होगा, या फिर वेगस होगा, कौन सा यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रिसाइज है ना, प्रिसाइज का जाएगा हमेशा क्या जाता है, हमेशा वेगस जाता है, क्या जाता है वेगस, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, बी ए बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, select the set in which the number are related in the same way as are the following, sorry, as are the numbers of the following set, यानी 9 8 9 है ना का इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है आपका 145, इसको आप थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, देखिए कैसा लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है आपका 8 है ना, 8 है ये, और ये क्या है आपका 9, ठीक है, इज इक्वल टू आपका आ रहा है 145 आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, तो सबका ऐसे इज इक्वल टू लगा दीजिए, इज इक्वल टू और इसको भी इज इक्वल टू लगा दीजिए, है ना, तो यहाँ पर क्या रहा 8 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका 8 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया आपका 9 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा कितना होता है आपको पता है, इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके जोड़िए, कैसे स्टेटमेंट आप लोग लाएंगे, आपका स्टेटमेंट कैसे रहेगा, आप लोग बता सकते हैं इसका स्टेटमेंट क्या चला जाएगा, देखिएगा अगर 8 का आप स्क्वायर करेंगे 2 करेंगे, 9 का भी स्क्वायर 2 करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जोड़िए कितना होगा, है ना 64, 64 प्लस फिर क्या 9 9 जा 81 होगा ना, 9 9 जा 81 इज इक्वल टू, अब ऐड करिए कितना होगा, आपको आ रहा है, देखिए जोड़िए 64 प्लस 81 5 आ गया, और यहाँ पर कितना 6 और 7 है ना 8 और 6 14 आ गया आपका, यानी 145 आ गया ना, ऐड किए 64 ऐड किए प्लस 81 ऐड किए, ऐड करके इसका आ गया ना आपको 41 सॉरी 145 है ना, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा 145 आ गया आंसर, ठीक है,
तो यहाँ पर इस टाइप का ये क्वेश्चन है बताया। अब बताइए आप लोग इसका आंसर कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिए, क्या ये आ रहा है? इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिए और इसका स्क्वायर निकालिए, सबका स्क्वायर निकालिए। देखिए किसमें करेक्ट आ रहा है, मतलब जोड़ने के बाद वो करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझा दिए एक बार क्वेश्चन, अब समझ के आंसर आप लोग पुटअप करिएगा। समझिए क्या आ जाएगा, कैसे समझेंगे आप लोग? 10 का स्क्वायर और यहाँ पर करेंगे 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर अपना करेक्ट स्टेटमेंट क्या चला जाएगा, यहाँ पर अपना करेक्ट स्टेटमेंट दी जाएगा। सब कुछ जोड़ने के बाद आपका आ रहा है 6 6 जा, यहाँ पर देखिए 6 6 जा 36 हुआ, प्लस 7 है ना, 7 7 जा कितना होता है? 7 7 जा ऐड करिए कितना होगा? 7 5 जा 30, 6 5 जा 6 6 जा 30 25 30 है ना, 35 35 42 और प्लस 49, मतलब 7 7 जा 49 होता है ना। अब इसको ऐड करिए, देखिए कितना आएगा? 36 और प्लस 49 कितना हुआ? 15 और एक ऊपर कैरी हो गया ना, 4 4 8, हाँ आ गया ना, 85 आ गया ना, निकल आया ना, इज इक्वल टू। यहाँ तो अपना करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर जाएगा डी जाएगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जोड़ के आपको बताना पड़ेगा, है ना। जोड़िए और इसका आंसर दीजिए। आ गया ना आपका डी सही का आंसर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, निकाल लिए ना हम लोग इसका आंसर, हाँ निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टार इज रिलेटेड गैलेक्सी इन द सेम वे फ्लावर इज रिलेटेड टू। बताइए जो स्टार है वो गैलेक्सी से रिलेटेड है ना, जो मतलब जो स्टार है, बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं वो गैलेक्सी से रिलेटेड है। वैसे हमारा फ्लावर किससे रिलेटेड है? जाहिर सी बात है बुक्के से रिलेटेड होगा ना, जब फ्लावर तो बुक्के से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या जैस्मिन तो करेक्ट आंसर हो नहीं, ब्लॉसम भी नहीं है, बुकेड है ना, ये आ गया आंसर आपका, बुकेड रिलेटेड होगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर, पेटल भी करेक्ट आंसर अपना नहीं है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, यहाँ पर सी क्या है अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा। और भी क्वेश्चंस कर लें, 65 तक क्वेश्चंस कर लें कि बस करें? चलिए बस करते हैं, इतना बहुत हो गया है ना, ये लास्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अपना सेशन को बंद करते हैं। अब नहीं करेंगे, टाइम भी अपना क्या हो चुका, पूरी तरह से ओवर हो गया है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट दैट वर्ड वेयर द स्पेलिंग इज करेक्ट। इसमें से आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या है आप लोग वो बताइए। इनमें से आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, आप लोग करेक्ट स्पेलिंग बताइए। पंक्चर होगा, पंक्चर। यहाँ पर ई गायब है तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी गायब है ना, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यच नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, टी होगा, ये भी क्या है हमारा गलत है। ये साफ सुथरा सही स्पेलिंग लिखा हुआ है पंक्चर का, है ना। पंक्चर का स्पेलिंग क्या होता है? PUNCTURE। ये क्या है अपना पंक्चर का स्पेलिंग है। पंक्चर का स्पेलिंग है या नहीं? ऑफ कोर्स यार ये ही है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज का सेशन हमारा बस यही तक रहेगा, इससे ज्यादा हम लोग अब नहीं करेंगे। अब हम लोग कल करेंगे और कल हम लोग इससे आगे का चैप्टर को कोशिश करेंगे, कल पूरी तरह से इसको हम लोग कंप्लीट करके रख दें, है ना। तो आशा है आप सभी लोगों ने एंजॉयफुल इस सेशन को पढ़ा होगा, समझा होगा और मस्ती करते रहे होंगे, है ना। तो मन लगा के आगे भी पढ़ते रहिएगा और अपने माँ बाप का नाम हमेशा रोशन कर रहे हैं और करते चले जाइएगा, ठीक है। सिलेक्शन के बाद भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना मत भूलिएगा, हमेशा करिएगा। उनकी जो जरूरत की चीजें हैं आप लोग हमेशा उनको दीजिएगा। जो माँ बाप ने अपने टाइम पे आपके लिए पूरा अपना जीवन त्याग दिया, आपके जीवन को बनाने के लिए, कोशिश करिएगा कि जब आप लोग सक्सेस हो जाइएगा तब अपने माँ बाप का छोटे से छोटे बातों का ध्यान रख के उनकी जरूरतों को आप पूरा करिएगा। और हमेशा उनके चेहरे पर अगर स्माइल रहेगा तो आप लोग भी हमेशा आजीवन खुश रहेंगे। अगर माँ बाप के चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगा तो आप लोग भी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। तो सारे लोगों से जय हिंद, जय भारत, ठीक।